हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। कक्षा 11 की हम क्लास में हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा जो लेसन है, पहला लेसन है सजीव जगत। बायोलॉजी की क्लासेस चूँकि आप लोग अध्ययनरत कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस में, तो इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने बायोलॉजी के बारे में क्या क्या सीखा, बायोलॉजी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में यानी जीव विज्ञान के बारे में आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जीव विज्ञान कक्षा एकादश में आकर के एक न्यू सब्जेक्ट के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है। देखिए, हमें जीव विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम आगे के लिए अपने रास्ते को तैयार कर सकें। और समझने के लिए अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पता होगा तो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी। वैसे आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी सभी बताई जाएंगी, सभी ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को लेकर के चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पढ़ने वाले विद्यार्थी अधिकांश जो सेलेक्ट करते हैं वो बायोलॉजी की क्लासेस को करते हैं। ठीक है, तो आप सभी देखेंगे यहाँ हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है सजीव जगत। सजीव जगत मतलब लिविंग वर्ल्ड। जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव प्राणी जो होते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, तो हम दोनों का ही अध्ययन इसमें करते हैं। और सजीव जगत से जुड़ी हुई हर प्रकार की जो अंग होते हैं या जीव जंतु, मतलब चाहे सूक्ष्म जीव हो चाहे विशालकाय जीवों तक का हो, तो उन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें दिया हुआ है कार्य, उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन का नाम है सजीव जगत। मतलब ऐसा संसार जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सजीवों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं या सजीवों में होने वाली क्रियाएं हैं, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो सजीव जगत में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है जीवन, क्योंकि सजीव जीवन को जीते हैं। जीवन को जीने के लिए सजीव जिन क्रियाओं का सहारा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम जीवन की परिभाषा पढ़ेंगे। जीवन क्या है? वास्तविकता में हम जो जीवन, जीव विज्ञान के बारे में हम या जीव विज्ञान विषय में जीवन की जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार दी गई है। जीवन जीवित पदार्थों में निरंतर उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की शक्ति है। मतलब जीवित पदार्थ कौन है? जीवित पदार्थ है जीव जंतु, क्योंकि पदार्थ वह हर चीज़ है जो इस पृथ्वी पर विद्यमान है या इस सृष्टि में विद्यमान है, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य के बारे में आपने पढ़ा था कि संसार में उपस्थित कोई भी जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो हम जीवों के शरीर को भी हम क्या बोलेंगे? जो जीवित होते हैं उन्हें जीवित पदार्थ कहेंगे। जीवित पदार्थों में निरंतर उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो सजीवों कौन कौन से? आपने जंतुओं को और पौधों को ही तो देखा है। अलग अलग किस्म के जंतु और अलग अलग किस्म की वनस्पतियाँ होती हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है, यानी ये अपने आप ही विद्यमान होती है। जीवन एक अमूर्त, मतलब जीवन को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। या भाववाची वस्तु है जिसकी भाव को केवल हम महसूस करते हैं। इसको न तो हम छू सकते हैं और न ही देख सकते, किंतु इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि जीवन जो होता है वो जीवित पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होने वाली एक शक्ति है। क्या एक शक्ति है? शक्ति आपको पता है कोई ऊर्जा है। जीवों के शरीर में कोई ऊर्जा है जो इसको गति प्रदान करता है, वृद्धि करता है इसकी। समझ गए आप लोग? तो मतलब बहुत सी क्रियाएं होती है। पाचन करता है, पोषण करता है, जीवन जीता है, समझ गए, उत्सर्जन करता है, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी जीवन को चलाने वाली प्रक्रियाएं तो हैं। तो इनसे ये सभी प्रक्रियाएं किस में चलती हैं? सजीवों में चलती हैं। अब हम निर्जीव वस्तु की बात करते हैं, तो एक पैन अपने जैसे दूसरे पैन को जन्म थोड़ा ही देता है। एक पैन भोजन थोड़ा ही करता है। एक पैन जो है या कोई भी मेज होती है, मेज का एग्जाम्पल हम ले लेंगे। मेज क्या करती है? श्वसन थोड़ा ही करती है, भोजन थोड़ा ही करती है, पानी थोड़ा ही पीती है। तो ये सब क्रियाएं नहीं करती, तो इसलिए वे क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो सजीव यानी जीवन को समझने के लिए पहले हमें सजीव और निर्जीव में अंतर पता होना आवश्यक है। आप सभी जानते हैं सजीव वह पदार्थ होता है जिसमें गति होती है या जो पोषण करता है या जो भोजन करता है। मतलब जैविक क्रियाएं जिनमें होती हैं वे सजीव होते हैं।
और जैविक क्रियाएं मतलब जीवन में होने वाली क्रियाएं जिनमें नहीं होती वे निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ते हैं, देखिए, सजीवों की संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं। सजीवों की संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं क्या है? संगठनात्मक जो इसकी संरचना को बनाते हैं, यानी जो मिलकर के सजीवों को बनाते हैं, वे विशेषताएं बतानी है हमें। और क्रियात्मक सजीवों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे वाली विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, सजीव एवं निर्जीवों को इन्हीं क्रियात्मक एवं संगठनात्मक विशेषताओं के आधार पर पहचाना जा सकता है। क्योंकि यदि हम बात करते हैं सजीवों की, तो सजीवों की हम बहुत सारी विशेषताएं आगे पढ़ेंगे भी, बताएंगे भी। तो हम लोगों को देखिए जो विभेद पैदा होता है वो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विभेद होता है सजीवों में और निर्जीवों में, मतलब अंतर का पता चलता है। क्योंकि निर्जीव देखने में अलग ही हैं, वे कोई क्रिया नहीं करते, निष्क्रिय की तरह भांति रहते हैं वे। ठीक है, और जो सजीव होते हैं वे क्रियाशील होते हैं, गति करते हैं, अपनी क्रियाओं को करते हैं, ऊर्जा होती है उनमें, यानी कोई शक्ति होती है। पहचाना जा सकता है। सजीवों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। सबसे पहले सजीवों की आकृति एवं परिमाप, यानी सजीव जो होते हैं मतलब कोई भी जीव होता है, सजीव का मतलब है कोई भी जीव, ठीक है, जो जीवन जीता है। सजीव हम उसी तो कहेंगे जो जीवन जीता है, जीवन को एक सही तरीके से सुचारू रूप से लेकर के चलता है, वो सजीव होता है। अब देखिए सजीवों की आकृति एवं परिमाप में, सभी सजीवों के शरीर की एक निश्चित एवं विशिष्ट आकृति होती है। विशिष्ट मतलब सबकी, जो सजीव होते हैं वे तो भिन्न भिन्न आकारों में मिलते हैं, तो उनकी निश्चित और विशिष्ट आकृति और परिमाप होता है, जिसके द्वारा इन्हें सरलतापूर्वक पहचाना जा सकता है। कोई भी सजीव है उसको हम देख करके सजीव या निर्जीव में विभेद बता सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है, उनकी क्रियाविधि के आधार पर हम बता देते हैं। आकार और आकृति इसी तरह के होते हैं, क्योंकि गतिशील जो क्रियाएं करने वाली आकृति होती है वो सजीव कहलाएगी। अब देखो उदाहरण जैसे मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़ा, पक्षी, इनको हम देख करके क्या बता देते हैं कि ये सजीव है। क्यों बता देते हैं? क्योंकि इनकी जो आकृति होती है वो इसी प्रकार की होती है, गति करती हुई आकृति होती है। अब देखिए साधारणतः किन्हीं भी दो सजीवों की आकृति एवं आकार एक समान आकार देखने या आकृति में एवं आकार में एक समान नहीं देखने को मिलता है। इनमें कोई भी सभी सजीव जो होते हैं या दो एक जैसे जीव भी जो होते हैं वे भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्न जरूर होते हैं, तो ये भी एक विशेषता हुई। अब देखिए, तथा निर्जीव वस्तुएं भी आकार एवं परिमाप में एक समान नहीं होती, ये भी क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। आई बात समझ में? उदाहरण जैसे हम देखेंगे, उदाहरण ले लेंगे हम, शक्कर, नमक, रेत के कण, ये निर्जीव हैं लेकिन ये भी एक दूसरे से भिन्न है। अब है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना का मतलब होता है जीव जंतुओं का शरीर या सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जबकि निर्जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं होता। तो शरीर की जो क्रियात्मक और छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर के इतना बड़ा शरीर बनता है, या कुछ जीव ऐसे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं सूक्ष्म जीव, वे केवल एक कोशिका के होते हैं। तो हमें क्या बताना है? कोशिकीय संरचना। तो सजीवों में कोशिकाओं से बनी हुई संरचनाएं होती है। अब देखिए सभी सजीवों की शारीरिक संरचना अत्यंत छोटी छोटी है, मतलब शरीर की जो रचना होती है वो छोटी छोटी संरचनात्मक इसलिए बोला क्योंकि ये संरचना को बनाती है। जैसे ईंट होती है, उसको मकान को बनाने के लिए संरचनात्मक रूप से कार्य करती है। एवं क्रियात्मक इकाई से, क्रियात्मक इसलिए है क्योंकि जो क्रिया जीव करते हैं वो वास्तविकता में छोटी छोटी कोशिकाओं में होती है, इकाइयों से संयुक्त रूप से मिलकर, मतलब ये सारे के सारे मिल करके निर्मित होता है। प्रत्येक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पूरे शरीर की रचना को, क्या रचना की इकाई को, छोटे से भाग को कोशिका कहते हैं। एवं प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य होता है। ये यहाँ कहते हैं लिख रहा है, इसको होता है लिखना है आपको। तो मतलब कहने का ये है कि प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। कोशिकाओं में जब तक जीव द्रव्य होता है जब तक कोशिका जीवित होती है, किंतु जब जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अब देखिए आगे देखते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन का मतलब होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होना या कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनना। सभी सजीवों का शरीर संगठन सुव्यवस्थित रूप से, यानी सभी कोशिकाएं एक सही क्रम में है रूप से कोशिकाओं उत्को यानी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, विभिन्न अंगों एवं अंगतंत्रों द्वारा संगठित होता है, यानी इन सभी से मिलकर बना होता है। किंतु निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार के संरचनात्मक संगठन का पूर्ण रूप से अभाव होता है, मतलब उनमें इस चीज़ की कमी होती है। जो निर्जीव होते हैं वे कोशिकाओं, उत्कों और विभिन्न अंगों से या अंगतंत्रों से नहीं बने होते। यदि हम बात करें तो हमारे सजीवों के शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं? कोशिकाओं में होती हैं। लेकिन
निर्जीवों में तो कोई क्रिया होती ही नहीं, तो इसलिए उनमें कोशिकाएं नहीं होती। इसी तरह कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं ऊतक। तो ऊतक नहीं होते जब कोशिकाएं नहीं होती, तो ऊतक कहाँ से होंगे, और ऊतक नहीं होंगे तो अंग नहीं बनेंगे। अब देखिए आगे रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन को हम सभी समझेंगे। अब देखिए सभी सजीव एवं निर्जीवों में मुख्य रूप से किसी स्तर पर, जैसे परमाणुवीय यानी परमाणु स्तर पर, अपरमाणु स्तर पर या आणविक में कोई अंतर स्पष्ट नहीं होता। मतलब सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं के रूप से विभक्त होते हैं, केवल या विभाजित होते हैं या बटे होते हैं। सजीवों में जीव द्रव्य का जटिल रासायनिक संगठन होने के कारण, जटिल रासायनिक संगठन मतलब बहुत सारे रासायनिक पदार्थ मिल करके संगठित होकर के इसके बड़े अणु बड़े होते हैं, जबकि निर्जीव में छोटे और सरल अणु होते हैं। ठीक है भाई। अब देखो क्योंकि निर्जीव लोहा भी है, लोहा परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए हम सभी समझेंगे जीव द्रव्य। सजीवों की कोशिकाओं में मूल रूप से जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ समझते हैं, कोई भी कोशिका है, कोशिका वैसे निश्चित आकार की नहीं होती है, कोशिकाएं अनिश्चित आकार की होती हैं। कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है और अंदर जितना भी पदार्थ होता है, कोशिकांग होते हैं। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं जो क्रियाएं करते हैं, कोई श्वसन की क्रिया करता है, जैसे शरीर करता है ना प्रत्येक क्रिया, ऐसे ही कोशिका में छोटे छोटे कोशिकांग करते हैं। तो कोशिका ये है और इसके अंदर जितना भी मटेरियल ये भरा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है? जीव द्रव्य है। तो क्योंकि सारी क्रियाएं इसी में होनी, श्वसन की, भोजन की, पोषण की, और भाई ऊर्जा बनाना इसी में होता है, बेकार पदार्थों को निकालने से होता है। तो ये सभी क्रिया होती है। जब ये क्रियाएं नहीं होंगी अर्थात जीव द्रव्य नष्ट हो जाएगा, तो ये क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होने की तो कोशिका नष्ट हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि जीव द्रव्य होता है जिससे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, क्योंकि जीवन चलता ही इसी से है। प्रत्येक कोशिका में क्रिया होती है तभी शरीर जीवित होता है। जीव द्रव्य लगभग एक समान रासायनिक संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आदि घटकों द्वारा बना होता है। घटक में होते हैं जिनसे मिलकर कोई भी संरचना बनती है। तो जीव द्रव्य की बात करी हमने, तो जीव द्रव्य जो होता है एक समान रासायनिक संगठन, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सभी से मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अब देखिए हमारा पॉइंट है अगला, सजीवों में पोषण। ये सभी सजीवों और निर्जीवों की विशेषताएं चलनी है। तो सजीवों की विशेषताएं बता रहे हम। सजीव अपने अस्तित्व, वृद्धि, क्षति पूर्ति, मतलब कोई भी नुकसान हानि होती है उनके शरीर में, उसकी पूर्ति। हम जटिल क्रियाओं को, जटिल मतलब जो कठिन क्रियाएं होती हैं, सुचारू तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए, शरीर में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कार्य करने के लिए, वो कोशिकाओं में ही तो बनती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रत्येक पदार्थों पर निर्भर रहता है। इन प्राकृतिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करके, क्योंकि प्राकृतिक पदार्थ वे होते हैं जिन्हें बाहर से लिया जाता है, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त होते हैं, हमें प्रदान किए जाते हैं, वे भोजन के रूप में हम उन्हें ग्रहण करते हैं। उनका पोषण होता है और पोषण द्वारा ऊर्जा बनती है, कुछ ऊर्जा बनती है, कुछ जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य का निर्माण होगा तो नई कोशिकाएं भी बनेगी। तो क्या होगा कि भाई सजीवों में पोषण की क्रिया से ऊर्जा बनेगी, जिससे शरीर पूरा का पूरा जीवित रहेगा। अब पोषण की क्रिया के निम्न चरण। अब देखिए सबसे पहले पोषण की क्रिया को करने के लिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा बाहर से, प्रकृति में से। अब देखिए दूसरी बार उसका पाचन होगा, यानी भोजन को ग्रहण किया, उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद वो बहुत छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, फिर उसका अवशोषण होता है, जैसा कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा था। ये पूरा का पूरा पॉइंट वही है जो कक्षा 10 में आपने पढ़ा है। फिर उसका स्वांगीकरण होगा, मतलब उसको कोशिका में पहुंचाया जाएगा और ऊर्जा तैयार की जाएगी, और जो जिसका पाचन नहीं होगा उसका बहिक्षेपण, मतलब उसको उत्सर्जित कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखिए सजीवों में वृद्धि। सजीवों में वृद्धि का भी गुण होता है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। पौधों में बीजों के अंकुरित होकर भ्रूण बनने, मतलब शिशु पौधा बनने, अथवा जंतुओं में संतान उत्पत्ति के पश्चात नवजात छोटी जीव आकृति जो होती है उसके बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जीवों में वृद्धि कहते हैं। तो जीवों में इस प्रकार क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। तो बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को हमें समझना है। ये सजीवों की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने पढ़ा है पोषण, पोषण हो गया। दूसरा हो गया हमारा श्वसन, क्योंकि जो जीव होते हैं वो सांस भी लेते हैं जबकि निर्जीव सांस नहीं लेते। फिर अगला पॉइंट है हमारा थर्ड परिसंचरण। परिसंचरण मतलब रुधिर का परिसंचरण होता है शरीर के अंदर, जबकि निर्जीवों में नहीं होता रुधिर भी। हमारा अगला पॉइंट है वृद्धि, वृद्धि होती है।
फिर है हमारा पॉइंट, यहाँ देख लेना, गति, गति भी होती है जीवों के शरीर में, गति करते हैं हम, ठीक है भाई। फिर है अगला पॉइंट ले लो आप, 6 पॉइंट है उत्सर्जन, ठीक है भाई। उत्सर्जन ही बेकार पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है भाई। तो ये इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो सजीवों में ही मिलती हैं, न कि निर्जीव में मिलती है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी इसे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। पूरे टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है, मात्र पढ़ने का टॉपिक है, पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे पॉइंटों को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, पढ़ करके समझ में आ जाएगा। वैसे कक्षा 10 में आप लोग इसे पढ़ चुके हैं, तो कक्षा 10 में आप लोग पढ़ के आए हैं तो ताज़ा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम इसमें भी होगी तो आप सभी क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके इसको सेंड कर देंगे, हम इसको समझा के भेज देंगे। तो मुझे उम्मीद है एक बार आप इसे पढ़ करके देखेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ क्रियाएं और होती हैं, जैसे कि आपका हो गया प्रचलन। कभी आप लोग ना समझो, प्रचलन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो होता है प्रचलन, ठीक है। और हमारा जो एक पॉइंट होता है वो होता है हमारा उपापचय, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं उपापचय। भोजन को ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना या शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं वे सभी क्या होती हैं, उपापचय होते हैं। उपापचय क्रियाएं दो तरह की होती हैं, अपचयी और उपचयी, अपचयी और उपचयी, ठीक है। ये भी आपके सामने पॉइंट आएगा इसमें, तो आप लोग इसे भी समझेंगे। एक हमारा जो क्रिया होती है इसमें वो होता है सजीवों में श्रावण। श्रावण मतलब बेकार पदार्थों को बनाना या कुछ एंजाइम को बनाना। आपने देखा होगा सजीवों के शरीर में ये एंजाइम बनते हैं, निर्जीवों में थोड़ा ही ना बनते हैं। हमारा जो एक पॉइंट है वो होता है प्रजनन। प्रजनन ये भी सजीवों का एक मुख्य गुण है। जो सजीव होते हैं वे अपने जैसी छोटी संतानों को क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा संख्या में उन्हें निर्मित करते हैं, वो होता है प्रजनन। प्रजनन को हम जनन भी बोलते हैं, ये भी कक्षा 10 में आपने पढ़ा था। जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जनन आप लोगों को पढ़ना है। और एक गुण और होता है जीवों में, तो इनकी मृत्यु भी होती है, यानी जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। तो जन्म और मृत्यु भी इसका एक मुख्य लक्षण है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भाई। जितने भी हो सके आप लोगों को तैयार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप सभी देखेंगे और एक दूसरे को शेयर भी कर देना। अगर किसी के पास नहीं पहुंची हो तो आप उसकी सहायता करेंगे।